नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और एक जरूरी बात, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी, तो आज हम रेलवे जेई CBT 1 की 19 फरवरी की पहली शिफ्ट में आए सवालों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC? मतलब संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस है A प्रीति सूदन, B मनोज सोनी, C डॉक्टर अजय कुमार या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार। जी, डॉक्टर अजय कुमार जो पहले हमारे रक्षा सचिव भी रह चुके हैं और 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें 15 मई 2025 में UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रीति सूदन जी की जगह ली है। अच्छा, तो ये करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। When was the first census of British India conducted? यानी ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? ऑप्शंस ये रहे A 1881, B 1872, C 1951 या D 1891। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन B 1872। 1872। हाँ, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन जो पहली पूरी तरह से मतलब एक सिस्टमैटिक जनगणना थी वो 1881 में रिपन के समय हुई। अच्छा, और स्वतंत्र भारत की? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ये तीनों ही तारीखें बहुत जरूरी हैं। समझ गया। अगला सवाल किताबों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3। The book Leo, The Untold Story of Chennai Super Kings is written by whom? Leo, The Untold Story of Chennai Super Kings, ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं A महेंद्र सिंह धोनी, B N श्रीनिवासन, C PS रमन, D हर्ष भोगले। क्रिकेट फैंस के लिए आसान हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन C PS रमन। PS रमन जो हैं वो तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी। ये किताब जैसे नाम से ही जाहिर है चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी यात्रा के बारे में है। दिलचस्प है। अब आते हैं चौथे सवाल पर, जो इतिहास और विज्ञान का एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4। What were the main high-yielding wheat varieties used in India during the Green Revolution of the 1960s? मतलब 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी, उस दौरान भारत में गेहूं की मुख्य उपज वाली किस्में कौन सी थीं? ऑप्शंस हैं A शरबती सोनारा, B सोनारा 64 और कल्याण सोना, C पूसा तेजस और D सोनालिका। भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था और इसका सही जवाब है ऑप्शन B सोनेरा 64 और कल्याण सोना। अच्छा। देखिए, 1960s के दशक में भारत ने मेक्सिको में विकसित गेहूं की बौनी किस्मों को इंपोर्ट किया था। अच्छा। उनमें सोनेरा 64 प्रमुख थी। अच्छा। फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला और कल्याण सोना जैसी किस्में विकसित की। तभी भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ फिजिक्स के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट? मतलब अगर एक सीधे तार में बहने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शंस है A आधी हो जाएगी, B कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C 2 गुना हो जाएगा या D 4 गुना हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन C 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। जी, बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब समानुपाती। बिल्कुल। तो अगर आप करंट को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अपने आप डबल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा नियम है। अगला सवाल राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपेंस इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा?
यानी यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? ए, केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। बी, लोकसभा भंग नहीं होती है। सी, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। या डी, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से? हाँ, मतलब वो एक टीम है। तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। इसलिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, एक दर्शक ने इस पर हरियाणवी में बड़ा मजेदार कमेंट किया है। लिखते हैं, मास्टर जी, पेपर तो ऐसा था मानो रेलवे वाले डिब्बे में नहीं सीधा इंजन में बिठाना चाह रहे हो। बिल्कुल सही, लेवल अच्छा था पेपर का। चलिए अगला सवाल बायोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर लिपिड्स फैट्स प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल? मतलब कोशिका के भीतर लिपिड यानी वसा का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं ए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसे स्मूथ ईआर भी कहते हैं, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, या डी, लाइजोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर? जी, कोशिका के अंदर भी काम का बंटवारा होता है। जो स्मूथ ईआर है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार है, और जो रफ ईआर होता है उसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन बनाता है। वाह, मतलब सेल के अंदर भी अलग-अलग डिपार्टमेंट है। एक तरह से हाँ। अब इतिहास का एक और महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, Which statement is incorrect regarding the Pune Pact of 1932 between Gandhi ji and B.R. Ambedkar? मतलब 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, भीमराव अंबेडकर ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बी, गांधी जी इस समझौते के लिए मान गए थे। सी, दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया था। या डी, यह समझौता यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। या गलत कथन पूछा गया है, इस पर ध्यान देना है। जी, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये कथन पूरी तरह से गलत है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अब एक और संविधान से जुड़ा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, Under the 44th Constitutional Amendment Act 1978, the term of the Lok Sabha was reduced from 6 years back to how many years? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर वापस कितने साल कर दिया गया था? ऑप्शंस: ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी कोई बदलाव नहीं। ये भी भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम दौर से जुड़ा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। हुआ ये था कि आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया था। अच्छा। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 44वें संशोधन के जरिए इसे वापस 5 साल कर दिया। चलिए अब केमिस्ट्री का एक बेसिक सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, The atomic number of an element is primarily determined by what? यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो मुख्य रूप से किससे तय होती है? ए, न्यूट्रॉन की संख्या से, बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, सी, प्रोटॉन की संख्या से, या पार्ट डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से? इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटॉन की संख्या से। किसी भी परमाणु के नाभिक मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है, और यही हर तत्व की यूनिक पहचान है। ठीक है दोस्तों, 10 सवाल हो चुके हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। चलिए 11वें सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, If the reading of an ammeter suddenly increases,
What would be the probable reason? मतलब अगर एक एमीटर की रीडिंग अचानक से बहुत बढ़ जाती है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस: ए, परिपथ का प्रतिरोध कम हो गया है, बी, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, सी, वोल्टेज कम हो गया है, या डी, तार टूट गया है। इसका जवाब ओहम के नियम में छिपा है। सही ऑप्शन है ए, परिपथ का प्रतिरोध कम हो गया है। परिपथ का प्रतिरोध कम हो गया है। हाँ, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा तो करंट अचानक से बहुत बढ़ जाएगा और एमीटर की रीडिंग भी बढ़ जाएगी। अक्सर शॉर्ट सर्किट में ऐसा ही होता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के कारण, समझ गया। अगला सवाल एक इंडेक्स से है। क्वेश्चन नंबर 12। In the Global Hunger Index 2024, published in October 2024, India ranked 105th out of a list of how many total countries? मतलब अक्टूबर 2024 में जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 आया, उसमें भारत कुल कितने देशों की सूची में 105वें स्थान पर था? ऑप्शंस हैं ए 115, बी 121, सी 127 या डी 132। ये भी करंट अफेयर्स का एक जरूरी डेटा पॉइंट है। सही जवाब है ऑप्शन सी 127। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत कुल 127 देशों में से 105वें स्थान पर था। भारत का स्कोर 27.33 था, जिसे गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। अरे वाह! इस पर एक दर्शक ने भोजपुरी में कुछ लिखा है। कहते हैं, रवा लोगन ऐसन पढ़ावत बानी के हमार तो दिमाग के फाटक खुल गईल बा। अब की बार तो नौकरी लेके रहब। बहुत बढ़िया, यही जोश चाहिए। चलिए अगला सवाल केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉशिंग सोडा इज करेक्ट? वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बी, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। सी, यह एक अम्लीय लवण है। या डी, इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यहाँ सही कथन बताना है और वो है ऑप्शन बी, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। जी, ये वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और ये एक क्षारीय मतलब बेसिक लवण होता है, अम्लीय नहीं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.15 kg and its velocity is 30 ms, what will be the kinetic energy of the object? मतलब यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0.15 किलो है और उसका वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शंस हैं ए 45 जूल, बी 67.5 जूल, सी 90 जूल और डी 135 जूल। ये सीधा सीधा फॉर्मूले पर आधारित सवाल है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी 67.5 जूल। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ mv²। जी, तो बस वैल्यू रखनी है हाफ 0.15 30 इसे सॉल्व करेंगे तो 67.5 जूल आ जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल फिर से बायोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER? मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए लिपिड का संश्लेषण, बी प्रोटीन का संश्लेषण करना, सी ऊर्जा का उत्पादन या डी विषैले पदार्थों का विसरण। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसा मैंने बताया था, रफ ER की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। हाँ, और राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं। इसलिए रफ ER प्रोटीन बनाने और उसके परिवहन में मदद करता है। सही। अब अगला सवाल 16वां। क्वेश्चन नंबर 16। In the context of fossil fuels and carbon dating, due to which property of carbon is C12 used as a standard? मतलब जीवाश्म ईंधन और कार्बन डेटिंग के संदर्भ में कार्बन के किस गुण के कारण C12 का उपयोग एक मानक के रूप में किया जाता है? ए, यह रेडियोधर्मी है। बी,
यह एक स्थिर स्टेबल समस्थानिक है और इसकी मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है। सी, यह बहुत तेजी से विघटित होता है। या डी, यह सबसे दुर्लभ है। कार्बन डेटिंग का ये बहुत ही मूल सिद्धांत है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक स्थिर समस्थानिक है और इसकी मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है। देखिए, कार्बन के दो मुख्य आइसोटोप हैं, C12 और C14। C12 एक स्टेबल आइसोटोप है, मतलब वो समय के साथ खत्म नहीं होता है। अच्छा, जबकि C14 रेडियोधर्मी होता है और एक तय दर से खत्म होता जाता है। तो इन दोनों के अनुपात से ही किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब 17वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। If two solutions are mixed in a closed system, what will be the effect on their total mass according to the law of conservation of mass? यदि दो विलयनों को एक बंद सिस्टम में मिलाया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बी, द्रव्यमान कम हो जाएगा। सी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा यानी समान रहेगा। या डी, गैस बनकर उड़ जाएगा। ये केमिस्ट्री का एक फाउंडेशनल लॉ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नियम बहुत सरल है, mass can neither be created nor be destroyed। न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो एक बंद सिस्टम में रिएक्शन से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, अब अगला सवाल भी केमिस्ट्री से ही है। क्वेश्चन नंबर 18। Why is the chemical reactivity of unsaturated hydrocarbons higher than that of saturated hydrocarbons? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होती है? ऑप्शंस हैं ए, केवल मजबूत सिग्मा बॉन्ड के कारण। बी, इसमें मौजूद कमजोर पाई बॉन्ड के कारण जो आसानी से टूट जाते हैं। सी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण। या डी, ये केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें मौजूद कमजोर पाई बॉन्ड पी बॉन्ड के कारण जो आसानी से टूट जाते हैं। देखिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाँ, इन बॉन्ड्स में एक कमजोर पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है, जिस वजह से वे ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं और एडिशन रिएक्शन करते हैं। समझ गया, उस कमजोर बॉन्ड के कारण। इस पर एक पंजाबी में कमेंट आया, बड़ा मजेदार। लिखते हैं, ओ पाजी तुसी ता कमाल कर दिता, फिजिक्स दे न्यूमेरिकल भी मक्खन वांगू समझा दिते। शुक्रिया जी, कोशिश यही रहती है। चलिए अगला सवाल। Question number 19. During the electrolysis of an aqueous solution of sodium hydroxide, towards which electrode are the sodium ions, Na+, attracted? मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन होता है, तो सोडियम आयन यानी Na+ किस इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं? ऑप्शंस हैं ए, एनोड की ओर, बी, कैथोड की ओर, सी, दोनों की ओर, या डी, किसी की ओर नहीं। इसका जवाब बहुत सिंपल है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथोड की ओर। देखिए, कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और सोडियम आयन यानी Na+ एक पॉजिटिव आयन है जिसे कैटायन कहते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए Na+ कैथोड की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, 20वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 20। Biodegradable substances primarily decomposed into simpler components। मतलब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो गल जाते हैं वे मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित होते हैं? ऑप्शंस हैं ए, रसायनों द्वारा, बी, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक के द्वारा, सी, सूर्य की रोशनी द्वारा, या डी, हवा द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक के द्वारा। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वही होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपने एंजाइमों से तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बहुत सही। और दोस्तों, 20 सवाल पूरे हो गए हैं। अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी क्लास छूट ना जाए। और हाँ, लाइक करना तो बनता है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. Who received the Best European Director Award at the 38th European Film Awards held on January 17, 2026? यानी 17 जनवरी 2026 को जो 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कार हुए,
उनमें सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? ए. क्रिस्टोफर नोलन, बी. योआकिम ट्रायर, सी. स्टीवन स्पीलबर्ग या डी. मार्टिन स्कॉर्सेसे? ये करंट अफेयर्स का सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, योआकिम ट्रायर, उनकी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। योआकिम ट्रायर। जी, 38वें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। Why is the oscillometric method primarily used for measuring blood pressure? रक्तचाप मापने के लिए ऑसिलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? ए. इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, बी. ये सबसे सस्ता है, सी. इसमें सुई का प्रयोग होता है, या डी. ये केवल डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जो आजकल डिजिटल बीपी मशीनें आती हैं वो इसी पर काम करती हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। ये विधि स्वचालित डिजिटल बीपी मशीनों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसे चलाने के लिए स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसीलिए घर पर भी इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल पौधों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 23। Who is primarily responsible for the upward transport of water and minerals from the roots in a plant? पौधे में जल और खनिजों को जड़ों से ऊपर की ओर ले जाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? ऑप्शंस ए. फ्लोएम, बी. जाइलम, सी. स्टोमेटा या डी. क्लोरोप्लास्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइलम या जाइलेम। जाइलेम एक टिश्यू है, एक ऊतक जो जड़ों से पानी और खनिज को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। एक तरह की पाइपलाइन। हाँ, और ये एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, जबकि फ्लोएम भोजन को सभी दिशाओं में पहुंचाता है। चलिए, अगला सवाल फिर से फिजिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 24। इफ अ पर्सन पुशेस अ स्टेशनरी वॉल बट द वॉल डज नॉट मूव एट ऑल, व्हाट इज द वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? W = Fxd। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए. धनात्मक पॉजिटिव, बी. ऋणात्मक नेगेटिव, सी. शून्य जीरो या डी. अनंत इन्फिनिट? ये एक क्लासिक सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य जीरो। देखिए, फिजिक्स में कार्य का फॉर्मूला है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। हाँ, यहाँ पे बल तो बहुत लग रहा है, लेकिन दीवार का विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट शून्य है, D = 0। इसलिए किया गया कार्य भी शून्य होगा, चाहे आप कितना भी थक जाएं। अरे, इस पर एक दर्शक का कमेंट बिल्कुल फिट बैठता है। हिंदी में लिखते हैं, सर जी ये आखिरी वाला सवाल तो मेरे जीवन जैसा है। मेहनत पूरी कर रहा हूं पर विस्थापन शून्य है। नहीं, मेहनत करते रहिए, विस्थापन जरूर होगा। बिल्कुल। 25वां सवाल भूगोल से। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। Which two districts of उत्तराखंड touch the border of हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड के कौन से दो जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूते हैं? ए. हरिद्वार और चमोली, बी. उत्तरकाशी और देहरादून, सी. नैनीताल और अल्मोड़ा या डी. पिथौरागढ़ और पौड़ी? मैप पे आधारित सवाल है ये। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तराखंड के ये दो जिले उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। What are the main products formed in the complete combustion of methane and oxygen? मीथेन और ऑक्सीजन के पूर्ण दहन में मतलब कंप्लीट कंबस्शन में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? ए. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, बी. कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, सी. केवल कार्बन डाइऑक्साइड या डी. मीथेनॉल? यहाँ पूर्ण दहन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। नियम यह है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तो उत्पाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O ही होते हैं। और अपूर्ण दहन में? अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो खतरनाक होता है। सही। अब एक मैथ्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 27। The marked price of an article is X. A 50% discount was given on it, then 64% VAT was applied and it was finally sold for 287 rupees. What is the value of X? किसी वस्तु का अंकित मूल्य
X है, उस पर 50% की छूट दी गई। फिर 64% वैट लगाया गया और अंत में उसे 287 रुपीस में बेचा गया। तो X का मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 300, B 350, C 400 या D 450। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। सही जवाब आएगा ऑप्शन बी 350। देखिए 50% छूट के बाद मूल्य हो गया 0.5x। हाँ, आधा। फिर इस पर 64% वैट लगा तो अंतिम मूल्य हुआ 0.5x 1.64, जो कि 0.82x के बराबर है। अब 0.82x इज इक्वल टू 287 को सॉल्व करेंगे तो x का मान 350 आ जाएगा। बिल्कुल सही। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका होमवर्क प्रश्न है। For 2 years at an 11% annual rate, the difference between compound interest (CI) and simple interest (SI) is 371 rupees. What is its principal amount? मतलब 11% वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 371 रुपए है। तो इसका मूलधन क्या होगा? दोस्तों, ये सवाल आपके लिए। इसका जवाब पूरे सोल्यूशन के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम सभी के कमेंट्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे 19 फरवरी के पहली शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण बहुत पसंद आया होगा। इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और आगे की सभी कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।